नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। इससे पूर्व हम लोगों ने आपके साथ देखा जाए तो सबसे पहले एक कह सकते हैं रीजनिंग से संबंध में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन किया है और उस पर और भी क्लासेस कंटिन्यू होंगी आपकी। साथ में हमने भारत की जनजातियों के विषय में भी एक टॉपिक डिस्कस किया है और उसका भी एक सेकेंड पार्ट आना भी शेष है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया जाए उसके बाद ही दूसरा टॉपिक आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं उनको लेकर के आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो बीच बीच में इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपके साथ, ये है इन्वायरमेंट इकोलॉजी अर्थात पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के संबंध में हम लोगों को समझना है कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसी को हम कहते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इस पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में कहानियाँ बहुत लंबी हैं, हम उस पूरी कहानी की तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट अवश्य प्रदान कर देंगे कि जिससे आपके प्रश्न बन जाएं। यहाँ पर आप जब कोई पुस्तक लेते हैं या प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न में बहुत ज़्यादा उलझन रहती है और पुस्तक में भी काफ़ी ज़्यादा उलझन रहता है। हम उस अनुसार आपका टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा जो पढ़ने का क्रम होगा वह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होगा, अर्थात हम शुरुआत अपनी कहानी जो करेंगे यह 1972 से प्रारंभ करेंगे। कब से प्रारंभ करेंगे? 1972 से प्रारंभ करेंगे और चर्चा करते हुए हम वर्तमान तक आएंगे। तो सबसे पहली चर्चा तो हम लोग 1972 की करेंगे, जो होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या होगा? स्टॉकहोम सम्मेलन, इसकी बृहद चर्चा होगी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 87 में आ जाते हैं। 87 में चर्चा होती है किसका? टिकाऊ विकास का, अर्थात जो वर्तमान का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसकी नींव 87 में पड़ती है, इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। इसी के पश्चात आता है 1988 में IPCC आता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी चर्चा की जाएगी। इस चर्चा की रिपोर्ट जो पब्लिश होती है अर्थात जिसको हम कहते हैं AR1, यह 1990 में आती है और यही 1990 की जो रिपोर्ट है IPCC की पहली रिपोर्ट, इसी के आधार पर 1992 में, कब? 1992 में एक सम्मेलन होता है जिसको कहते हैं रियो, या इसी को कहते हैं हम लोग पृथ्वी सम्मेलन। क्या कहते हैं? रियो या पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यह माइलस्टोन है पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। यहाँ से इन्वायरमेंट इकोलॉजी में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न तो सब जगह से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहीं से इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कई शाखाएं विकसित होती हैं। तो एक तो क्रम हमारा पढ़ने का पहले 1972 से लेकर के 92 तक का क्रम होगा कि इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, ये सम्मेलन आयोजित करने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों 1972 में यह सम्मेलन लाया गया, ये सभी कहानियाँ हम समझेंगे। और सबसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन से। ये कब का है? 1992 का है। इसी को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसी के अन्य नाम भी हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जो पृथ्वी सम्मेलन है, यहाँ पर कई सेगमेंट की चर्चा की जाती है जो हमको समझना पड़ता है। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यह सिलेबस भी है और इसी क्रम में हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस भी करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि 1992, क्या 1992 रियो सम्मेलन, या इसी को कहते हैं हम लोग पृथ्वी सम्मेलन। ये जो पृथ्वी सम्मेलन है, यहाँ पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण तरीके से 3 कार्य होते हैं, लेकिन एक कार्य और होगा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। एक तो होता है जो मरुस्थलीकरण पर कार्य करेगा। किस पर? मरुस्थलीकरण पे। इसके लिए जो बनता है वह है UNCCD। इसकी प्रॉपर चर्चा की जाएगी कि UNCCD क्या है,
अर्थात मरुस्थलीकरण की शुरुआत कब हुई है, इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, 1992 से लेकर के आज तक कितने सम्मेलन इस मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए किए गए हैं, इससे प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो इसको भी हम समझेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दूसरा होता है जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? जलवायु परिवर्तन पर। और इसी के दायरे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल इसी के दायरे में है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसी के दायरे में है। साथ में इसी के दायरे में आता है पेरिस जलवायु समझौता। क्या आता है? पेरिस जलवायु समझौता। तो इन सब की चर्चा इसके तहत की जाएगी। जो हम लोग ग्रीन वॉल की बात करते हैं, या सर आपके साथ डिस्कस भी किए थे अभी कुछ समय पहले एक समकालीन मुद्दे के तहत, जिसमें अरावली वॉल के संबंध में इन्होंने डिस्कशन किया था, उसका क्या सेंस है, क्या प्रासंगिकता है, उन सब पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी, जो मरुस्थलीकरण का टॉपिक है। UNFCCC को हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल को बहुत ध्यान देना है, साथ में पेरिस जलवायु समझौते को यहाँ पर समझना है। इतना ही नहीं, बहुत और भी यहाँ पर कार्य किए गए हैं बीच बीच में, तो उनको भी हमको समझना है कि किस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड आता है। बहुत से तथ्य छोटे छोटे हैं, लेकिन सबको हमें समझना पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पर एक प्रकार से विंग है या शाखा है, उसका नाम है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता की भी नींव एक प्रकार से देखा जाए तो इसी 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही रखी गई है, और इसके लिए जो नोडल बॉडी बनाई गई है, इसका नाम है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, या इसी कहते हैं कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी। तो जो भी आप नाम रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 प्रकार की कह सकते हैं अलग अलग शाखाएं विकसित की गई हैं। कब? 1992 में। तो इसलिए 1992 का सम्मेलन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के दृष्टिकोण से माइलस्टोन कहा जाता है। सबसे पहला तो 1972 है, उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण 1992 का है। इतनी ही चर्चाएं नहीं, इसके साथ साथ हमको अलग से एक चर्चा और करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 भी इसी के दौरान की शुरुआत है। तो आपको ध्यान रखना है एजेंडा 21, यही जो एजेंडा 21 है, यही वर्तमान का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो हम लोग एजेंडा 21 भी पढ़ेंगे। एजेंडा 21 का जो कंटिन्यूस पार्ट है, जिसको कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और इसी का वर्तमान जो स्वरूप है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इन सब तथ्यों की चर्चा हम लोग इसी दौरान करेंगे। तो ये पढ़ने का तो एक क्रम हो गया, और इन सब को हम पढ़ेंगे कब से लेके आज तक? तो जब से इसकी शुरुआत हुई, अर्थात 72 से हम एक प्रॉपर 2023 तक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में हम जो कुछ घटनाएं जैव विविधता के संदर्भ में अतीत में भी हुई हैं, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो जैव विविधता की चर्चा 1992 से तो करनी ही करनी है, लेकिन इसकी नींव थोड़ा पहले से पड़ जाती है। इसकी नींव कब से पड़ती है? तो ऐसे बेसिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह हम कह सकते हैं IUCN की संकल्पना के साथ होता है, जब रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो इसकी शुरुआत हम लोग रेड डाटा बुक से करेंगे या IUCN से करेंगे। तो IUCN की चर्चा के साथ हम लोग रेड डाटा बुक को पढ़ते हुए फिर आएंगे जैव विविधता की चर्चा करेंगे। तो इतनी चर्चाएं तो एक क्रम में हो जाएंगी, और इसी को समझने के क्रम में हमको बेसिक नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। साथ में इतना पढ़ने के पश्चात हमको और क्या पढ़ना होगा? ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, प्रश्न तो ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह समकालीन मुद्दे से संबंध रखता है, और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी इससे सब संबंधित हैं। साथ में कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आते हैं, लेकिन वह इस दायरे में नहीं आता है, थोड़ा उसका जो सेगमेंट है थोड़ा सा अलग है। लेकिन हम सभी सेगमेंट की प्रॉपर चर्चा करेंगे, चाहे वह इससे संबंध रखता हो या नहीं। हम उन सभी टॉपिकों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम से संबंध रखते हैं। जैसे इसके अंतर्गत और क्या क्या हमको पढ़ना है। एक सबसे हाईलाइटेड मुद्दा होता है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, वो है जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन। क्यों जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे? क्योंकि हमने अभी अभी कहा
जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध जो निकाय था उसका नाम था UNFCCC, अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उस पर कार्य 1992 के पश्चात से क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस जलवायु समझौते के तहत समाधान के रूप में किया गया है। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। तो जलवायु परिवर्तन को समझने के क्रम में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इसी के तहत हमको डिस्कशन जो करना होगा ये होगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को हम पूरा कंप्लीट तरीके से समझेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि इसके संदर्भ में कौन कौन से इंडेक्स जारी होते हैं, उन सभी इंडेक्स में भारत की क्या परफॉर्मेंस है उसको भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। साथ में अगर देखा जाए तो एक टॉपिक और आता है इसी के तहत, और वो है आपका ओजोन क्षरण। क्या है? ओजोन क्षरण। तो ओजोन क्षरण की भी चर्चा होगी, और ओजोन क्षरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे पहला कन्वेंशन होता है यह होता है 1985 का, जिसको हम कहते हैं वियना कन्वेंशन। क्या कहते हैं? वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन 1985 का है, जो ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। और यही सबसे पहला ओजोन के क्षरण के लिए कह सकते हैं सबसे पहला सम्मेलन या सबसे पहला प्रोटोकॉल है या कन्वेंशन है। इसके पश्चात जो सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, जहाँ से लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न तो वहीं से पूछते हैं, लेकिन ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आयोग वही प्रश्न बनाता है जिस पर ध्यान लोगों का कम जाता है। लोगों का ध्यान किस पर जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर, जो 1987 का है। कब का है? 1987 का है। ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी पढ़ेंगे, क्योंकि बगैर इसको पढ़े हमको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो इतना तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में और क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जितना पढ़ा जाए कम है, कारण कि यह पूरी तरीके से समकालीन मुद्दे पर आधारित है। तो जितनी भी घटनाएं हाल फिलहाल में घटित हो रही हैं या अतीत में घटित हो रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे परिवेश से संबंध हो रहा है, वे सब टॉपिक आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आते हैं। चाहे वह स्पेस साइंस हो, चाहे वह नॉर्मल साइंस हो, चाहे किसी भी सेगमेंट का हो या किसी भी सेक्टर का हो, अगर उसका हमारे जीवन पर या उसका हमारे परिवेश पर प्रभाव पड़ता है तो वह इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आता है। इसके साथ साथ हमको जो पढ़ना है वह आता है प्रदूषण। इसकी चर्चा करनी पड़ती है, प्रदूषण की चर्चा करनी पड़ती है। प्रदूषण में तरह तरह के प्रदूषण आते हैं। कौन कौन से आते हैं अगर इसमें हम चर्चा करें तो हमको जल प्रदूषण पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इसकी चर्चा करनी है। साथ में अगर देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण है। क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। साथ में हम और भी प्रकार के प्रदूषण हैं। जितने भी आप प्रदूषण की बात करें सब कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रदूषण है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अम्लीय वर्षा है, इसकी भी चर्चा होती है। अम्लीय वर्षा है, प्लास्टिक प्रदूषण है ना, प्लास्टिक प्रदूषण है। तो यहाँ पर प्रदूषणों की जो सीरीज है काफ़ी लंबी है। जैसे प्रकाश, लाइट का भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रदूषण इतने व्यापक डायमेंशन में है कि आप जितनी चर्चा करें सब कम है। तो हमको सबको पढ़ना है, चाहे वह किसी प्रकार का प्रदूषण क्यों न हो। तो इन सब को पढ़ने के साथ साथ हम लोग जो है लास्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसको हमको वन लाइनर के तौर पर पढ़ना पड़ता है या समझना पड़ता है। उसी में हम लोग जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चर्चा करते हैं, NGT की चर्चा करते हैं, इसकी भी चर्चा करनी है। फिर हम बात कर सकते हैं जैसे आपका एक प्रकार से इसमें जैव विविधता का कन्वेंशन है, अर्थात जिसको हम कहते हैं CBD 2002। तो इन सब प्रकार के बहुत से तथ्य हैं। ये 2010 का है। तो इस प्रकार से भी कुछ छोटे छोटे कह सकते हैं भारत के स्तर पर प्रोमिनेंट संस्थाएं हैं जिसको भी हमको समझना होता है। तो ये सब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दायरे में आते हैं। सबको पढ़ना है, सबको हम लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पहले एक छोटी सी शुरुआत करते हैं जिससे आपको बेसिक समझ स्थापित हो जाए कि हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी को किस हद तक समझते हैं।
वैसे हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं, फिर भी हमको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बेसिक समझ नहीं पता है। हम लोग केवल इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं एग्ज़ाम पास करने के दृष्टिकोण से, जबकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ यह आपके व्यवहार में उपयोग होने वाली संकल्पना है। यदि आप इन तथ्यों को अपने व्यवहार में लाते हैं तो आप एक सर्वांगीण व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं आपकी सर्वत्र महानता देखी जा सकती है कि आप कितने अपने पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव हैं। तो इसके पढ़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एटलीस्ट आपको अपने परिवेश के बारे में बेसिक समझ स्थापित हो। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसकी हम शुरुआत करने चल रहे हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन, इसकी नींव कब की है? 1972 की। इसको स्थापित करने के पीछे, इस सम्मेलन के पीछे उद्देश्य क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। उद्देश्य ये था कि अतीत से दो विचारधाराएं चली आ रही थी। एक जो विचारधारा थी जिसको हम कहते हैं प्रकृतिवाद। क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद। इसी को हम कहते हैं निश्चयवाद। क्या कहते हैं? निश्चयवाद। और एक दूसरी विचारधारा है जिसको हम कहते हैं संभववाद। क्या कहते हैं? संभववाद, या इसी को कहते हैं भौतिकतावाद। क्या कहते हैं? भौतिकतावाद। दो विचारधाराएं थी, दोनों विचारधाराओं के अलग अलग प्रणेता हैं। हम उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आपसे अवश्य कहेंगे कि ये लोग क्या थे? ये लोग प्रकृति के पक्षधर थे। कैसे हैं? ये लोग प्रकृति के पक्षधर थे, अर्थात इनके लिए नेचर सर्वोपरि था। इनके लिए क्या है? प्रकृति ही सर्वोपरि है, और इनके लिए भौतिकता सर्वोपरि है। क्या? इनके लिए भौतिकता जो है यह सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। अर्थात शुरू में तो विचारधाराओं में कोई बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी विचारधाराएं, लोग एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी यह पूरी तरीके से भौतिकतावादी विचारधारा का क्या हो गया? अगेंस्ट हो गया। उसी प्रकार ये लोग भी इसके अगेंस्ट हो गए। अर्थात ये लोग क्या करते थे, प्रकृतिवादी लोग, कि यदि कोई भी आप विकास का कार्य करने चलेंगे तो ये लोग उसका विरोध करते थे, और ये लोग जानबूझ करके प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते थे। तो एक प्रकार से हम कह सकते थे कि दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हो गए। अर्थात रूढ़िवादिता की तरफ समाज चलने लगा, और जब कट्टरपंथी लोग आ जाते हैं, रूढ़िवादी लोग आ जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग आ जाते हैं, तो ऐसे से समाज नहीं चलता है। समाज एक मध्यम मार्ग से चलता है। ना तो समाज पूरी तरीके से भौतिकता से चल सकता है, और ना तो समाज पूरी तरीके से प्रकृति से चल सकता है। समाज को आगे बढ़ने के लिए हमको दोनों का सहारा लेना ही पड़ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे। दोनों एक मंच पर आकर के कभी आपस में सुलह समझौता करने को तैयार ही नहीं थे। तो पहली बार 1972 में इन दोनों को एक मंच पर लाने का कार्य किया गया। जो दो विचारधाराएं थी, जो भौतिकतावादी विचारधारा थी और प्रकृतिवादी विचारधारा थी, इन दोनों विचारधाराओं को सबसे पहली बार एक मंच पर लाने का कार्य किया गया और मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया गया। तो इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं सुलह करने के लिए, या मध्यम मार्ग, क्या? मध्यम मार्गी विचारधारा विकसित करने के लिए ही हम लोग किसकी शुरुआत किए हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन की, जो 1972 की है। तो शायद कुछ कुछ कहानी आपको पता हो गई होगी, लेकिन इसकी और भी बृहद चर्चा है। हम लोग तो प्रकृतिवादी निश्चयवादी विचारधारा को ही 2-3 घंटे में समझते हैं, लेकिन इतना ना तो समझने का वक्त आपके पास है, और ना तो यहाँ पे अभी उतना समझाया जा सकता है। लेकिन आपको इतना अवश्य समझाया जाएगा कि आप कम से कम स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में समझ सकें। तो स्टॉकहोम सम्मेलन को बुलाने के पीछे उद्देश्य यही था कि एक विचारधारा थी जो प्रकृति की समर्थक थी, एक विचारधारा थी जो भौतिकता की समर्थक थी, लेकिन समाज ना तो पूरी तरीके से भौतिकता से चलता है और ना तो पूरी तरीके से प्रकृति से चलता है, अपितु
दोनों के समन्वय से चलता है और इन्हीं दोनों को एक मंच पर ला करके समन्वय की भावना स्थापित करने का कार्य किसने किया है? तो इस स्टॉकहोम सम्मेलन ने किया है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन ने क्या किया है, कैसे किया है, आइए उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन के विषय में, तो आपको यह स्पष्टता होनी चाहिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन से पूर्व की क्या विचारधारा थी और स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात की क्या विचारधारा बनी है, यह हमको थोड़ा सा स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले से दो विचारधारा थी, एक था प्रकृतिवादी विचारधारा और एक था आपका भौतिकतावादी। ये दोनों विचारधाराएं थी, दोनों के मध्य में मतभेद था। इनमें समन्वय स्थापित कब किया गया? 1972 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम के विषय में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो खैर आप लोग उसको पढ़ेंगे ही, बगैर पढ़े तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं, सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन, जहाँ पर पहले से जो विचारधारा थी, अर्थात इस सम्मेलन से पूर्व की जो विचारधारा थी, वो ये थी या तो भौतिकता या तो प्रकृति। यही था। तो उद्देश्य क्या था इन दोनों का कि इन दोनों को क्या करना है? एक मंच पर ला करके इन दोनों के मध्य में समन्वय स्थापित करना है। क्या करना है? समन्वय स्थापित करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया? इन दोनों के मध्य में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए जब स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया, तो यहाँ पर 26 प्रिंसिपल बताए गए। क्या बताए गए? 26 प्रिंसिपल बताए गए। अर्थात यहाँ पर कहा गया कि आप लोगों को इन 26 प्रिंसिपल का पालन करना है और इसके पश्चात ही आप किसी प्रकार की गतिविधियों को करेंगे। तो पहला तो यही है कि 26 प्रिंसिपल बताए गए। साथ में ये कहा गया कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, क्या? प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आर्थिक विकास की गतिविधियों को किया जा सकता है। क्या? आर्थिक विकास की गतिविधियां की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं जितने हम तथ्य लिख रहे हैं सबसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कहीं कहीं से पूछा जाता है कि जैसे 26 प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो बताना पड़ेगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का, ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी जो बातें आगे लिखेंगे वो प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि हर तथ्य पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ तथ्य जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आर्थिक विकास की गतिविधियों को किया जा सकता है, जबकि पहले से क्या विचारधारा थी? या तो प्रकृतिवाद या तो भौतिकतावाद, दोनों एक साथ संभव नहीं था, जबकि यहाँ पर दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। कहा गया कि प्रकृति का नियम का पालन करते हुए हम लोग क्या आर्थिक विकास की गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। ये प्रकृति के नियम क्या बताए गए हैं, इनको थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ पर जो प्रकृति के नियम बताए गए हैं, यहाँ पर बेसिक तौर पर 3 नियम की चर्चा की गई है। ये तीनों नियम आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा संभव है। बाकी तो आपको जो और आवश्यकता होगी वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो यही बताया गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या बताया गया? ऑल राउंड डेवलपमेंट। सबसे बात यही पहले बताई गई कि हम लोगों को क्या करना होगा? आर्थिक विकास की गतिविधियों को करते समय यह ध्यान रखना होगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्थात चहुमुखी विकास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चहुमुखी विकास होना चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि केवल एक पक्ष का विकास हो, दूसरे पक्ष का नहीं हो। अर्थात जितना विकास भौतिकता का हो उतना विकास प्रकृति का हो, जितना विकास समाज के अमीर वर्ग का हो उतना ही विकास समाज के गरीब वर्ग का हो, जितना विकास पुरुष वर्ग का हो उतना ही विकास महिला वर्ग का हो, जितना विकास नगरीय क्षेत्र का हो उतना ही विकास ग्रामीण क्षेत्र का हो, जितना विकास, मतलब हम कह सकते हैं ऑल राउंड मतलब
सबका विकास होना चाहिए। तो एक बात तो यही कही गई। दूसरी बात जो कही गई है, ये कहा गया है ऑप्टिमम डेवलपमेंट। क्या कहा गया? ऑप्टिमम डेवलपमेंट। ऑप्टिमम डेवलपमेंट। ऑप्टिमम डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है अनुकूलतम विकास। क्या कहते हैं इसको? अनुकूलतम विकास। इसका तात्पर्य यह है कि हमको ऐसा विकास करना है कि जिससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है इसका दुरुपयोग सीमित हो। इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कम करना है। इसका तात्पर्य यही होता है। अनुकूलतम का तात्पर्य है कि जिस प्राकृतिक संसाधन से हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें उस प्राकृतिक संसाधन का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग सीमित हो। तो यहाँ पर है दुरुपयोग सीमित हो। दुरुपयोग क्या हो? सीमित हो। तो ऐसी भावना इसमें समाहित है कि हमको ऐसा विकास करना है कि जिससे दुरुपयोग कम से कम हो प्राकृतिक संसाधनों का। साथ में एक बात और बताई गई है और वो है तीसरा, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। क्या कहा गया है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है समन्वित विकास। क्या होता है? समन्वित विकास। इसका तात्पर्य होता है कि जो विभिन्न प्रकार के हमारे संस्थाएं होती हैं, इन संस्थाओं में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बहुत से संसाधनों का दुरुपयोग होता है। ऐसा आप प्रत्यक्ष उदाहरण अभी भी देखते हैं कि पता चला एक विभाग आया, पीडब्ल्यूडी विभाग, रोड बना के चला गया। उसके बाद दूसरा विभाग आया जो जलकल विभाग है, वह उसको तोड़ करके सीवर लाइन बना दिया। फिर से पीडब्ल्यूडी आया, रोड बना दिया। फिर से तब तक आया इलेक्ट्रिक विभाग, उसने उसको खुदाई करके वायर बिछा दिया। तो ये क्या है? यह कोऑर्डिनेशन का अभाव है, जिसका परिणाम होता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तो यह कह रहा है 1972 में ही ये सारी बातें बता दी गई हैं और इतना वक्त गुजर गया, लेकिन अभी भी हमको अपने सरकारी विभागों में इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की भावना देखने को नहीं मिलती है। अभाव है। तो ये अभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात इनके मध्य का जो यह कोऑर्डिनेशन है यह और ज़्यादा सुदृढ़ हो कि जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग सीमित हो। तो इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी है। ये बातें बताई गई हैं स्टॉकहोम सम्मेलन में। क्या? सबसे पहली बात 26 प्रिंसिपल बताए गए हैं और 3 नियम बताए गए हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इतना सब होने के साथ में ये भी बताया गया है कि हमको वन्य जीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए एक विभाग की भी स्थापना करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर और क्या बात बताई गई है? वन्य जीव जंतुओं की संरक्षण के लिए अलग विभाग की स्थापना की जाए। तो लिख देते हैं। साथ में कहा गया कि वन्य जीव जंतु एवं वनस्पतियों के संरक्षण हेतु विभाग की स्थापना की जाए। क्या की जाए? विभाग की स्थापना की जाए। और इसी को फुलफिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभाग बनाया गया उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यह 1972 का है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसी स्टॉकहोम सम्मेलन कन्वेंशन के तहत जो यह बात बताई गई थी कि वन्य जीव जंतु एवं वनस्पतियों की सुरक्षा हेतु या संरक्षण हेतु विभाग की स्थापना की जाएगी, उसी के तहत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केनिया में है। कहाँ पर हेडक्वार्टर? नैरोबी, केनिया में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नैरोबी, केनिया में है। इसी के माध्यम से एक
पत्रिका जारी होती है जिसको कहते हैं फ्रंटियर रिपोर्ट। तो फ्रंटियर जो रिपोर्ट है यह इसी के माध्यम से जारी की जाती है। फ्रंटियर रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर आधारित रिपोर्ट होती है। इसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जारी करता है 1972 से। तो यह भी हमको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम किसके तहत लाया गया और कब लाया गया, इसके तहत कौन सी पत्रिका जारी होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी के तहत भारत में जो कार्य किया गया है वो क्या है? चूंकि यहाँ पर कह रहा ना विभाग की स्थापना की जाए, तो इसी के तहत भारत में जो कार्य किया गया है अगर हम उसकी चर्चा करें तो इसी के तहत भारत में 1973 में, कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। क्या की गई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई है? तो इसी 1973 में इसी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या हम बात करें कि स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रावधानों के अनुरूप ही किया गया है। तो इतनी जो चर्चाएं थी यह स्टॉकहोम सम्मेलन के विषय में थी। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा जो 3 प्राकृतिक नियम बताए गए हैं, ऑलराउंड, ऑप्टिमम और इंटीग्रेटेड, इसी को और ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हर संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, उनके नियमों पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, क्योंकि समय के साथ उनकी प्रासंगिकता समाप्त होने लगती है। तो उसको पुनः से प्रासंगिक बनाने के लिए ही 1987 में, कब? 1987 में वर्टलैंड रिपोर्ट की बात की जाएगी और उसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर से कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।